हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस को यहाँ पे हम लोग जनरली लिमिटेशंस भी बोलते हैं। लिमिटेशंस आपके बुक में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के नाम से दिया होगा। जनरली एडवांटेजेस और लिमिटेशन, जनरली डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये दोनों सेम ही वर्ड हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। लिमिटेशन का भी वही मतलब होता है, डिसएडवांटेजेस का भी वही मतलब होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए पहले हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर कंप्लीट अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, डिटरमाइन ऑफ सेलिंग प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, हेल्प इन राइजिंग लोन, एविडेंसेस कोर्ट, इंटरफर्म कंपेरिजन, ये सारे होते हैं। जो भी एडवांटेज होता है यहाँ पे अकाउंटिंग में, जो हमको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके देता है हमारी सारी ट्रांजैक्शंस को, कि कौन सी एंट्रीज कहाँ जानी चाहिए, डेटर कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिटर कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देता है। ये हमको सारी चीज़ें डिटरमाइन करके देता है। हमको हेल्प करता है सेलिंग प्राइस निकालने में, वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यूएशन निकालने में कि क्या बिजनेस ग्रोथ कर रही है या नहीं ग्रोथ कर रही है। और हमको राइजिंग अ लोन एविडेंसेस हेल्प, हमको लोन राइज करने में हेल्प करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट सके ताकि हमको रिटर्न अच्छा आ सके। एविडेंस इन कोर्ट, लॉ कंप्लायंसेस, जो भी हम अगर अच्छे से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करे रहेंगे तो जो भी लीगल एविडेंसेस होती हैं हमारे खिलाफ, अगर केस हो गया तो हम वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास कि ये सब हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ है। हम अपने अकाउंटिंग के ज़रिए अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। देयर आर बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग लाइक कंट्रोलिंग बजट, फोरकास्टिंग रेवेन्यू, मेजर बिजनेसेस डिसीजन ट्रैकिंग, बिजनेसेस एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुल मिला के बात यही है कि जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करे रहेंगे, आप अच्छे से अकाउंटिंग को प्रिपेयर करे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ बनाने में आपकी मदद होगी। आपको कोर्ट में भी जब कोई भी गलत केस में फंसाएगा तो आप वहाँ पे अपना अकाउंटिंग दिखा के बच सकते हैं। आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन को चेक करने में अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा। आपके बिजनेस की एक्सपेंसेस को कम करने में ये हेल्प करेगा कि पिछले साल कितना हमारा एक्सपेंस हुआ था, इस बार कितना होना चाहिए, ये उसमें हेल्प करता है। आपके मेजर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। ये सब सारी एडवांटेजेस हैं। आप इसको समझ के अपने वर्ड में लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट आप बुक का ही लिखें, ये सब सारी बातें बुक की हैं। आप बस इसको देख के समझ लें, उसके बाद अपने पॉइंट में आप लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें कई सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि आप देख लीजिए यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, ये होता क्या है? जो भी बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जहाँ भी हम बिजनेस में माल सेल करते हैं या परचेज करते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो पहला यही है, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ बिजनेस पर्टिकुलर पीरियड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। एक पर्टिकुलर पीरियड में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ये एडवांटेजेस है बुक अकाउंटिंग का। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड विथ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। जब भी हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे रहेंगे तो उसमें हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। कैश फ्लो बना सकते हैं, हमारे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया। उसमें हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना हमने लोन ले रखा है, कितना हमारे पास फर्नीचर है, कितने हमारे पास डेटा हैं। ये सब जानने में हमारी हेल्प करता है अकाउंटिंग। अब तीसरा हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ बिजनेस रिजल्ट अ ईयर विथ अदर इजली।
हम लोग कंपेयर करते हैं बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन को। जो भी हमारा रिज़ल्ट इस बार का आया रहता है, हम पिछले साल जो भी हमारा रिज़ल्ट हुआ था उससे हम कंपेयर करते हैं, क्या इस बार हमारा प्रॉफिट कम हुआ है या हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारे कंपैरिजन में हेल्प करता है। अब तीसरा आता है डिसीज़न मेकिंग। ये तो कई बार ये हमारा बात निकल चुका है कि डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। जब भी आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे तो आप जब कंपेयर करेंगे कि हमारा पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था, किस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, या क्या कारण था जो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ इस बार कम हुआ, तो वो डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है कि अब हम अपना प्रॉफिट और कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये डिसीज़न मेकिंग वाला पॉइंट तो बहुत ही बारी आ चुका है। आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें सभी में डिसीज़न मेकिंग आया है। आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर देखें। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, वही बात है, जब भी कोई भी जब भी आप किसी भी केस में फंसें तो आपके पास एक एविडेंस होता है कि नहीं, हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें हैं, ये डेट थी, ये तारीख था, ये इस बंदे ने हमारा पैसा लिया था, ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे पेश कर सकते हैं कोर्ट में। तो उससे आपको बचने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 10 प्रिपेयर रिकॉर्ड बिकम एविडेंसेस इन कोर्ट ऑफ लॉ ने भी कहा है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करिए, आप अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए, ताकि जो भी इनकम टैक्स हो वो आप लीगली पे कर सकें, सरकार से कोई भी चीज़ें आपकी प्रॉफिट छिप ना सकें, ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेजेस आता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ओनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन बताता है, ये हमको अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है रिलेटेड पार्टीज़ की, हमारे कंपनीज़ में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इसमें कंपनीज़ में ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, गवर्नमेंट भी, एग्जैक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है। हर प्राइवेट कंपनी ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट लोगों की हो, उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट का भी प्राइवेट कंपनीज चलते हैं। उसके बारे में हम आगे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, हम इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें पार्टीज़ के तहत देता है ये अकाउंटिंग हमारा। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प टैक्स अथोराइज सेटलमेंट टैक्सेशन मैटर। जब भी टैक्स हमारे ऊपर लगेगा तो हम अच्छे से, जब हम अपने सारे खर्चे को माइनस कर लेंगे, जो भी डिडक्शन हमको मिलना रहेगा टैक्स के हिसाब से, वो हम अपनी सारी डिडक्शन ले लेंगे। जब हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करे रहेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, तभी हम ये सारी बेनिफिट्स ले सकते हैं, वरना तो हम सारी चीज़ें ही भूल जाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए सरकार भी प्रमोट करता है कि आप अपने बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हैं उसे रिकॉर्ड करिए। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस की वैल्यूएशन को बताता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प इन मेजरिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ सेल ऑफ एन एंटिटी। सेल के पर्पज़ से हमारी वैल्यूएशन को बताता है कि हमारे कंपनी में कि कितना माल सेल हो रहा है, कितना माल प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी वैल्यूएशन हमारी बिजनेस की बताता है अकाउंटिंग, जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अच्छी तरीके से। अब रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिप्लेसेस द नेसेसिटी ऑफ मेमोराइज रिकॉर्ड्स। जो भी रिप्लेसमेंट मेमोरी होती है, हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं एक मेमोराइज रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रिप्लेस नेसेसिटी ऑफ मेमोराइज रिकॉर्ड्स। तो ये रहा हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने एडवांटेजेस के बारे में जान लिया, अब हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। जनरली आप जानते हैं डिसएडवांटेजेस को हम लोग लिमिटेशन भी बोलते हैं। लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस को हम लोग लिमिटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि लिमिटेशंस की डेफिनेशन क्या हैं। एक्सप्रेसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे बी बेस्ड रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे इसका मतलब जनरली मतलब ये है
कि जो भी हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंटिंग में, वहाँ पे ये सिर्फ जो मनी मेजरेबल वैल्यू, जो मनी मेजरेबल गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं कोई भी, हम सिर्फ उसी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। अब मनी मेजरेबल क्या है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकें। जैसे ये पेन है, अब हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 10 रुपये का ये पेन है, अब हम इसे पैसे में मेज़र करके हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि हम मनी में मेज़र ना कर सकें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें नहीं आ सकती अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में वही चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि जो भी वेस्टेड मटेरियल निकलता है फैक्ट्री से, वो हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते कि ये कितने में मार्केट में बिकेगा, तो वो हमारा वेस्ट मटेरियल वेस्ट में ही चला जाता है। तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमारे कंपनी में कितना वेस्ट मटेरियल निकला है। हम सिर्फ जो भी हम मनी में मेज़र कर सकें उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं बस। अब डिसएडवांटेजेस का और देख लेते हैं क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। पहला वही आ गया, द ट्रांजेक्शंस दैट आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी कैन ओनली बी रिकॉर्डेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट गिवन इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन मनी में मेज़र नहीं हो सकती उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है। रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन एस्टीमेट, सर्टेन डेटा आर बेस्ड ऑन एस्टीमेट एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड मे नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक अंदाज़ा लगा के बताते हैं। हमारी कंपनी की जो भी प्रॉफिट निकलती हैं, हम एक एस्टीमेट प्रॉफिट निकालते हैं, हम एक एस्टीमेट मेज़र करते हैं कि हमारे कंपनी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारी प्रॉफिट होनी चाहिए थी, ये हमारी प्रॉफिट है, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हम लोग एस्टीमेट चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड्स may be based since the accountant influence affect the accounting information it may be based। जब भी अकाउंटेंट्स हमारी अकाउंट को प्रिपेयर करता है तो वहाँ पे घपलेबाजी भी वो कर सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे ये लिमिटेशंस यहाँ पे बताई गई हैं कि यहाँ पे अकाउंटेंट एक कंपनी की घपलेबाजी भी कर सकता है, जबकि उसके हाथ में पूरा इख्तियार रहता है कि वो किसी भी चीज़ों को कम कर दे, कैश गिरा दे या कैश को इंक्रीज़ कर दे, लायबिलिटीज़ घटा दे, एसेट घटा दे, वो उसके ऊपर है। तो रिकॉर्ड्स में भी बेस्ड ये आता है लिमिटेशंस। अब फोर्थ लिमिटेशन क्या है, रिकॉर्ड्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट में नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ड्यू टू द वेरियस एस्पेक्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, जो भी हम वैल्यू को ख़रीदते हैं, जो भी हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। जैसे कि हमने 10 साल पहले एक बिल्डिंग परचेज़ की थी, 10 साल पहले हमने बिल्डिंग परचेज़ की थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख रुपए, आज उसकी कॉस्ट है 15 लाख। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती एसेट की, जो कि हम उसे अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ बिज़नेस में ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमारी कंपनी में। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट में ये फ़र्क बता देता है। वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है, सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करता। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटेंट में मैनिपुलेट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। घपला, मैनिपुलेशन मतलब घपला, मैनिपुलेशन मतलब घपला। घपला का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे ही अकाउंटेंट सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है तो वो कुछ भी कम ज़्यादा करके टैक्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वही घपला का यहाँ बता रहा है कि यहाँ घपला के होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब मनी एज मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू सिंस द
द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स चेंजिंग, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो द ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो भी चीज़ों को हम मनी में मेज़र करते हैं वो हमें एक इकोनॉमिक वैल्यूएशन नहीं देता, एग्जैक्ट इकोनॉमिक वैल्यूएशन नहीं देता, वो एस्टिमेट लगा के देता है जो कि बेहतर नहीं है। जो कि हमको बेहतर चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट में कहा गया है कि आप जो भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करिए। तो अकाउंटिंग का ये रहा डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन कह लीजिए, ये रहा हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हम कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप ज़रूर पिन करके कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे और इंशाल्लाह आपको और अच्छी से समझाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने एक और टॉपिक पे, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या कहता है अकाउंटिंग? इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस? यहाँ पे आप इसका बेसिकली मतलब समझ लीजिए, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका बेसिक मतलब ये है कि क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है। तो पहले लाइन में इसका आंसर क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। अब आर्ट कैसे है वो देखिए। आर्ट ऐसे है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आर्ट ऐसे है कि हम लोग जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक साल में, एट द ईयर ऑफ एंड जो भी हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे एक कला हैं जो कि सब नहीं कर सकते। जिसको बेसिक नॉलेज होंगी अकाउंटेंट की वो ही सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकेगा। जिसको प्रैक्टिस होगी आर्ट में, जब भी आर्ट आप बनाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी जब भी आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे भी ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, कि आप अकाउंटिंग सही से रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए अकाउंटिंग आर्ट है। सब अकाउंटिंग को नहीं बना सकते, सब अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, सब सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसको कला है, जिसको आर्ट है, जिसको पता है, वही रिकॉर्ड कर सकता है। अब साइंस कैसे है? अकाउंटिंग एज वेल एज साइंस and organized knowledge based on certain basic principle is in a science। यहाँ पे लॉ ने कुछ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल बताई हैं कि अकाउंटिंग इसी चीज़ पे चलती है, तो उसकी वजह से अकाउंटिंग को हम साइंस मान लिए हैं। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसे हमने साइंस मान लिया है। प्रिंसिपल जनरली रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाए गए हैं वो रिसर्च करके बनाए गए हैं। क्या ये सारी चीज़ें जो कंपनी में हम लगा रहे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हम कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग में इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो इसकी वजह से अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। जो कि आर्ट इस तरीके से, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। साइंस इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ही सारे रिसर्च की वजह से बना हुआ है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग को साइंस भी बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स generated through the process of bookkeeping use which help users of arrive at decision। अगर आप यूज़र्स नहीं जानते तो यूज़र्स कौन होते हैं? तो यूज़र्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स होते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हम इसके टॉपिक पे हम अलग बात कर चुके हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या। बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जनरली जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस देखे थे तो वहाँ पे हमने एक बात कही थी कि ये फर्स्ट स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का। हम लोग पहले यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं डेली टू डेली बेसिस पे, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एट द ईयर ऑफ एंड। जब सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं डेली टू डेली बेसिस पे, बुक कीपिंग उसको हम कहते हैं। जब हम बुक कीपिंग कर लेते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं एट द ईयर ऑफ एंड। जब हम लोग एंड में ईयर बनाते हैं तो उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में और क्या टॉपिक हैं?
वो क्या हमको बताता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें जनरली इन्फॉर्म करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरप्लस। जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो वहाँ पे हमको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको इन्फॉर्म करता है कि आपके बिजनेस में जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड हम लोग दिखाएंगे, अगर लॉस होगा तो इस साइड दिखाएंगे। आप लोग घबराइए नहीं, ये तो टी शेप का फॉर्मेट होता है। अभी हम लोग जब इंट्रोडक्शन अपना ख़त्म करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही देखने को मिलेंगी। आपको हम डिटेल्ड में बताएंगे कि ये क्यों बना, ये क्यों आया, हम इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे आपको। अकाउंट के बारे में, अकाउंट कैसे बना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हम सब बताएंगे आने वाली वीडियोस में। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अब चलिए आते हैं सेकंड इन्फॉर्मेशन पे। सेकंड क्या है? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी रहता है, एक साइड डेबिट रहता है, यहाँ पे पर्टिकुलर रहता है, एक साइड डेबिट रहता है, एक साइड क्रेडिट रहता है, यहाँ पे पर्टिकुलर रहता है। ये सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी डेबिट साइड में जाना चाहता है वो यहाँ पे जाता है, जो भी क्रेडिट साइड में जाना चाहता है वो यहाँ पे जाता है। तो ये होती हैं हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमको फाइनेंशियल पोजीशन में बताती हैं कि हमारे डेबिट साइड में क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारे क्रेडिट साइड में क्या इफेक्ट आ रहा है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। जब हम सारी चीज़ों को बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, हमारा इनकम स्टेटमेंट आ गया, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन आ गया, तो हम कैश फ्लो बनाते हैं कि कैश फ्लो में क्या क्या आया है, हमारे पास कैश कितना आया है। कैश फ्लो जनरली जितने भी कैश हमारे पास आ रहते हैं उसे हम इस साइड रिकॉर्ड करते हैं। कैश फ्लो वो है जो भी हमारे पास से कैश गया है, चाहे मशीनरी परचेज के लिए कैश गया हो, चाहे मटेरियल परचेज के लिए कैश गया हो, चाहे और भी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी में एक्सपेंस हुई हैं। अगर कैश गया तो वो सारी चीज़ें इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसे भी डेबिट करते हैं, इसे भी क्रेडिट करते हैं। आपको हम डिटेल्ड में बताएंगे जब हम डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये था हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? जनरली अकाउंटिंग का दो सिस्टम होता है, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में क्या होता है? द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि दोनों साइड ट्रांजेक्शन जो कि डेबिट इफेक्ट भी दे, क्रेडिट इफेक्ट भी दे, वो डबल एंट्री सिस्टम है। जैसे कि हमने आपको सेल किया कोई भी गुड्स, आपने उसके बदले में हमको पैसा दिया, तो डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, दोनों इफेक्ट हो गया, तो वो डबल एंट्री सिस्टम में आएगा। अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड क्या है? द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव्ड टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है, ये रिसर्च हुआ है। वही जो अकाउंटिंग एज वेल एज साइंस है, ये वहीं से सारी चीज़ों को रिसर्च करके उसके बाद अकाउंटिंग में इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे। तो ये एक अकाउंटिंग कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम देखिए, ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे आप डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में वैसे नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दे सकते। वहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, या तो डेबिट इफेक्ट होगा या तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। वहाँ पे कोई और डबल इफेक्ट नहीं होगा। द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक, देयरफॉर नॉट रिलायबल। जब भी हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं तो उसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम बोलते हैं। इससे हमको अकाउंट बनाने में कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होती, इससे हम लोग अकाउंट बनाते ही नहीं हैं। जब हमारा डेबिट क्रेडिट एक होगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिंस डबल एंट्री सिस्टम बेस इट नॉट पॉसिबल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जब हमारा डेबिट क्रेडिट एक होगा नहीं, जब तक हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर नहीं आएंगे,
तब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते। जब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। जब हम लोग ये सब सारी चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे तो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने में फ़ायदा ही क्या होगा, अकाउंटिंग सिंगल एंट्री करने में फ़ायदा ही क्या होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे जब इस चैप्टर में हम घुसेंगे। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पर भी डबल एंट्री डबल इफेक्ट दिया जाता है कैसे, वो जब हम इस चैप्टर में आएंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से है एक चैप्टर आपके सिलेबस में। जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको डिटेल्ड में समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है एक्चुअली। तो ये रहा आज का हमारा पूरा क्लास। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आज से हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंट खत्म, चैप्टर नंबर 1 खत्म। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको MCQ क्वेश्चंस और कुछ और सारे क्वेश्चंस आपको देंगे करने के लिए, और हम खुद कराएंगे आपको MCQs क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस जो होंगे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।